गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मैसेज आपको मिल जाए, ताकि आप क्लास मिस ना करो। ठीक है, तो क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज आपका 30 नंबर क्लास है, 30 नंबर क्लास है, टोटल 29 क्लास हो चुका है और हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक अलजेब्रिक मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने का तीन तरीका मैंने आपको बताया है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, ट्रिक भी आपको बताया है और साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी बताया है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए क्वेश्चंस तो कैसे आप विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और टोटल कहानी ख़त्म होने के बाद आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। हर साल हर ईयर एग्जामिनेशन में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो सवाल बनेगा आपको ग्राफ बनाने वाला बनेगा। उसके बाद ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, प्रतिस्थापित है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और आपका समांतर रेखाएं, संगत असंगत, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ग्राफ से बन जाते हैं। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा ग्राफिकल मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सके तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है आप क्लास मिस ना कर पाए। डेफिनेटली आप इसका स्कोर कर पाओगे, बेनिफिट उठा सकते हो। तो आप हेडिंग कर लीजिए ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल मेथड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो चलिए आप हेडिंग कर लीजिएगा ग्राफिकल मेथड। तो आज आपका जो क्लासेस होने वाला है वो होगा आपका डे 30 नंबर आपका क्लास होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण और आज की जो टॉपिक होने वाला है ये दूसरा टॉपिक होगा इस चैप्टर का। दूसरा टॉपिक होगा जो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जामिनेशन में हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले इस मेथड को समझने से पहले आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के मेथड में किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहला नंबर सवाल आप लिखिएगा, हेडिंग करिएगा फर्स्ट नंबर सवाल। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर आपके सामने हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम क्वेश्चंस लिखवा देते हैं, उसके बाद इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को भी आपको सिखाया जाएगा ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथ में आप नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि नोट्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स ही आपको उस स्कोर तक ले जाएगा जिस स्कोर तक आप जाना चाहते हो। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आप साथ साथ लिखना प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि अनुपात, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है, की तुलना करें, की तुलना करें। ठीक ना, तुलना कर, तुलना कर, ज्ञात करें, तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर ठीक है प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, समांतर है या संपाती है, या संपाती। ठीक ना। फर्स्ट जो इक्वेशंस आपके सामने हैं वो 5x
5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक ना। जो नेक्स्ट है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशंस है वो 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, और जो तीसरा नंबर है वो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। फोर्थ नंबर यहाँ पे आप लिखिएगा 5x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0, और फिफ्थ नंबर इक्वेशंस यहाँ पे लिखिएगा 10x माइनस 11y इक्वल टू माइनस 22, और 7x प्लस 9y इक्वल टू माइनस 10। इस क्वेश्चंस को पहले एक बार लिख लीजिए, उसके बाद आप इसके कॉन्सेप्ट को देखिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। ज़्यादा चांसेस है कि इन सभी सवाल जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर में आएंगे, क्लियर है। हो सकता है सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए इस प्रकार के क्वेश्चंस, लेकिन चांसेस ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आने का है। इसलिए पहले इस क्वेश्चंस को ध्यान से लिखिए और खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल वेट कीजिए, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट पहले देख लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, क्लियर है। पहले इसको आप बढ़िया से नोट करिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस बोल रहा है कि आपको अनुपात A1, A2, B1, B2, C1, C2 के तुलना करके बताना है कि जो निम्नलिखित समीकरण है, निम्नलिखित इक्वेशंस है, ये एक इक्वेशंस का युग्म हो गया। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। ये एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा और पांचवा। ये सभी जो जोड़ा है आपसे बोल रहा है क्वेश्चंस में, बताइए कि कौन से जोड़ा, कौन से इक्वेशंस के जोड़ा किस रेखा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। क्या वह रेखा प्रतिच्छेदी है, क्या वह रेखा समांतर है, क्या वह रेखा समपाती है। तो तीन प्रकार के रेखा आपको बताना है कि कौन सा समीकरण किस रेखा को व्यक्त करती है। मतलब ये समीकरण प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है, ये समीकरण प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है, ये समीकरण प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। आपको इक्वेशंस को देखकर बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस किस रेखा को व्यक्त करती है। मतलब ये रेखा, जो इक्वेशंस आपके सामने दिया रहेगा, उस इक्वेशंस का आपको देखकर बताना है कि ये जो इक्वेशंस है कौन से रेखा को प्रदर्शित करती है। क्या वह रेखा समपाती है, क्या वह रेखा समांतर है, क्या वह रेखा समपाती है, प्रतिच्छेदी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहले इस तीनों रेखा के बारे में समझना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा। उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों, हमेशा हर साल इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ही आपका स्कोर जहाँ तक आप चाहते हो ना वहाँ तक ले जाएगा, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखिएगा। तो क्वेश्चंस को आप कॉपी, जो नोट्स बना रहे हो उसमें आप ग्राफिकल मेथड लिखोगे और क्वेश्चंस को अभी नहीं लिखोगे। पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा ना उस कॉन्सेप्ट को आप लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम लोग रेखा के बारे में समझते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो रेखा है आपके सामने, यहाँ पे एक बात आप ध्यान से समझिए। जो पहला रेखा है ना, वो पहला रेखा है दोस्तों, ये आपका क्या है सर? आप पहले समांतर ही देख के चलते हैं, समांतर रेखा। तो सबसे पहले हम लोग समांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि समांतर रेखा आखिर में क्या होता है। तो ध्यान रखना, इसे इंग्लिश में पैरेलल लाइन कहा जाता है, पैरेलल लाइन। तीनों रेखा के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आसानी से ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला बात है समांतर रेखा होता क्या है। समांतर रेखा दोस्तों ध्यान रखना, पहले एक लॉजिकल समझो, प्रैक्टिकली समझोगे ना तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समांतर रेखा आखिर में होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, दो ऐसा रेखा
जिसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, बीच का जो डिस्टेंस है वो समान होनी चाहिए, वो दोनों रेखा समांतर रेखा कहलाती है। बात को समझे, नहीं समझे एक बार और ध्यान से समझिए। वैसी दो रेखा जिसके बीच के जो डिस्टेंस है, प्रत्येक डिस्टेंस समान होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन, उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। आप कहोगे सर इसका फिगर बना दीजिए, तो मान लीजिए सर ये एक रेखा है ना, ये एक रेखा है, ये दो रेखा है, इसको मान लीजिए एल रेखा है, ये आपका एम रेखा है, ये आपका एल रेखा है, ये आपका एम रेखा है। कहोगे सर ये दोनों पैरेलल तभी होगा, ये दोनों पैरेलल तभी होगा जब इस दोनों रेखा के बीच के जो डिस्टेंस है प्रत्येक स्थिति में सेम है। मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस h है, यहाँ भी इसका डिस्टेंस h होना चाहिए, यहाँ भी इसका डिस्टेंस h होना चाहिए, यहाँ भी इसका डिस्टेंस h होना चाहिए। तो ये दोनों रेखा जो है L और M आपस में पैरेलल रेखा हो जाएगा, पैरेलल रेखा हो जाएगा। पैरेलल कहने का मतलब है कि आपस में समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। बात को समझ में, L पैरेलल टू M, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है दो रेखा पैरेलल रेखा तब कही जाती है जब दोनों रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है प्रत्येक स्थिति में इक्वल होता है। मतलब अगर यहाँ से इसको नापोगे तो h होगा, यहाँ से इसको नापोगे तो h होगा, यहाँ से इसको नापोगे तो h होगा। मतलब प्रत्येक स्थिति में अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए ना तो वो दोनों रेखा आपस में पैरेलल लाइन कहलाते हैं। मान लिया जाए कि सर ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। बात को गहराई से समझना। अगर मान लिया जाए ये दोनों रेखा है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस अगर 4 मीटर दे दिया जाए, एग्जामिनेशन में आपसे अगर पूछे कि बता दो भाई कि ये दोनों रेखा L और M जो है आपस में पैरेलल है या नहीं, तो आप कहोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल लाइन का डेफिनेशन है कि दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर है ना प्रत्येक स्थिति में, लेकिन यहाँ पे देखे तो 3 है, फिर यहाँ पे 4 हो गया, इसीलिए L जो है वो M के पैरेलल क्या है सर? नहीं है, L के पैरेलल नहीं है। बात समझ में आई? अगर मान लिया जाए कि आपके सामने ये दोनों लाइन है, मान लीजिए ये आपका L लाइन है, ये आपका M लाइन है, कुछ नाम है लाइन का, ठीक है। अगर इसके डिस्टेंस को देखा जाए, अगर आपसे बोले कि सर ये 3 मीटर है और ये भी इसका डिस्टेंस ना वो 3 मीटर है और ये भी इसका डिस्टेंस भाई 3 मीटर है, तो क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में समान डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M। बात को समझ में आई? अगर मान लिया जाए सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि देखने से ही लग जाता है कि यहाँ पे अगर 4 मीटर डिस्टेंस लेते हो, यहाँ पे 3 मीटर ही डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगा 3.5 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल कैसे हो जाएगा? क्योंकि समान डिस्टेंस नहीं है। आशा करता हूँ आपको पैरेलल लाइन के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चाहोगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हो कि कौन सा पैरेलल होगा और कौन सा पैरेलल नहीं होगा। ये पहला फिगर का एग्जाम्पल के तौर पर ये फिगर आपके सामने है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको नोट्स में लिख सकते हो। ये 1 and 2 and यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपका L पैरेलल टू M नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया पैरेलल लाइन। समझना ध्यान से, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो भरमार है इस पे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे बनते हैं और स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, क्वेश्चंस नहीं बन पाता है, ठीक है उनसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात बन गई कि सर यहाँ तो आप समांतर रेखा सिखा दिए, यहाँ तो आप समांतर रेखा सिखा दिए, लेकिन क्वेश्चंस में ये अनुपात कैसा दिया हुआ है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो अब आपको पल्ले पड़ जाएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो समांतर रेखा में एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए
मान लीजिए आपके सामने दो इक्वेशंस दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आपके सामने दिया हुआ है, इस दोनों इक्वेशंस को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये दोनों समीकरण एक लाइन पर डिपेंड करता है। ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये एल लाइन है, ये दूसरा लाइन है। ये दोनों समीकरण जो है आपस में पैरेलल तब होंगे, ध्यान से समझिएगा, आपस में पैरेलल तब होंगे जब यह इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है ना, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2। मतलब कोई भी इक्वेशंस अगर इस कंडीशन को फॉलो कर जाए ना तो वो दोनों इक्वेशंस आपस में पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्लियर है आप? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी अगर दो इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1 a2 मतलब a1 a2 इक्वल टू b1 b2 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो वो आपस में क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब जैसे कि समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो क्या क्या इसमें कंडीशन बनता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे समांतर रेखाएं से, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछेगा कि दो इक्वेशंस आपके सामने दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये दोनों इक्वेशंस कौन से लाइन है, समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, जो कि आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चंस। तो जो पहला सवाल बनता है, पहला जो कंडीशन है कि सर इस दोनों कोई भी इक्वेशंस अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो दोनों इक्वेशन जो होगा ना वो समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। कहने का मतलब है ये पैरेलल लाइन हो जाएंगे, ये पैरेलल लाइन हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि कोई भी अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये दोनों इक्वेशन जो होंगे ना वो समांतर रेखाएं होंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चंस पूछा जाकर। जो सेकेंड क्वेश्चंस बनता है ना, जो सेकेंड क्वेश्चंस बनेगा वो पूछा जाएगा संगत और असंगत पे, कि दोनों जो इक्वेशन है क्या वो दोनों इक्वेशन संगत है, क्या वो दोनों इक्वेशंस असंगत है। तो संगत और असंगत से क्वेश्चंस बनेंगे तो ध्यान रखिएगा इस दोनों जो पैरेलल अगर लाइन हो जाए ना तो वो दोनों इक्वेशन जो हो जाएंगे वो असंगत हो जाएंगे। ठीक है, असंगत हो जाएंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इसका जो इंग्लिश होता है इनकॉन्सिस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा दो लाइन जब आपस में पैरेलल हो जाए तो वो दोनों इक्वेशंस आपस में असंगत हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात को गहराई से समझो। यही 3 प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में खूब पूछे जाएंगे, है ना। आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे इस चीज़ को ध्यान से समझोगे तो। तीसरा जो क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशन में, तीसरा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे कि इस दोनों इक्वेशंस का कितना हल होगा, कितना हल होगा, क्या एक हल होगा, क्या 2 हल होगा, या अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, हल के बारे में अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। बात को गहराई से समझो, ईजिली आप समझ पाओगे कॉन्सेप्ट को। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ध्यान रखिएगा एक पॉइंट इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट पर यह कट किया, एक पॉइंट पर यह काट दिया। ठीक है ना। तो इस दोनों जो लाइन होगा इसका केवल एक हल होगा, केवल कितना होगा, एक हल होगा। क्लियर है? कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना लाइन जिस पॉइंट पर काटता है, मतलब जितने पॉइंट पर काटेगा ना उतना ही उसका हल होगा। दो लाइन जितने पॉइंट पर काटेगा उतना ही उसका हल हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए कि ये दोनों लाइन है,
तो कहोगे सर इस दोनों लाइन कितने बिंदु पर काटा, किसका इतना, मतलब इस दोनों लाइन का कितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो कहोगे सर एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। लेकिन अगर हम बात करें समांतर रेखा का, अगर हम बात करें समांतर रेखा में, तो समांतर रेखा कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो लाइन है किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं होता है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं होता है। जब किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं होगा, किसी भी बिंदु पर कटेगा नहीं, तो भैया इसका हल कैसे निकलेगा, तो इसका हल हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस दोनों जो लाइन है वह किसी भी बिंदु पर कट नहीं करता है, इसका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसके पास कोई हल नहीं होगा। तो मुझे तीन चीज़ सीखने को मिला कि दो लाइन पैरेलल होगा जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जब इस कंडीशन को फॉलो कर जाए तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो दोनों लाइन संगत होगा और दोनों लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। मतलब टू पैरेलल लाइन को हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से लिखिए, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स, एक बार ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर आपके सामने कुछ इक्वेशंस है 2x + 3x + 8 = 0, ये एक लाइन हो गया। और दूसरे लाइन की इक्वेशंस की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए 10x, ठीक है ना, 10x हो गया। फिर यहाँ पे 15y कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 15y और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 40 = 0, ठीक है। ये एक लाइन हो गया L और ये दूसरा लाइन हो गया M। अगर आपसे पूछे कि भाई बता दीजिए कि ये जो आपके सामने इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस है, क्या ये दोनों इक्वेशन पैरेलल है? तो इस दोनों इक्वेशंस को पैरेलल चेक करने के लिए, समांतर चेक करने के लिए आपको इस कंडीशन पर जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को पहले देख लीजिए। इस दोनों इक्वेशंस में कहोगे सर a1 की वैल्यू कितना है, 2 है, ये आपका a1 है, ध्यान समझो, यहाँ 2 हो जाएगा अपॉन। a2 की वैल्यू कितना है सर, a2 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 डाल दीजिए, फिर इक्वल कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो b1 है, b1 की वैल्यू क्या है, y की कॉफिशिएंट 3 हो गया। और b2 की वैल्यू कितना है सर, y की कॉफिशिएंट सेकेंड वाले इक्वेशंस में, तो b2 आपका 15 हो गया। इक्वल टू यहाँ पे कुछ और दे दीजिए क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, 24 दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू कितना है सर, C1 की वैल्यू आपका 8 है और C2 की वैल्यू कितना है सर, 24 है। तो ये आपके सामने है। कहोगे सर इसको अगर हम काट दें, इसको आपको सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 दूना 10, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/5। फिर इक्वल टू 3 × 5 = 15, मतलब 1/5। फिर यहाँ से देखो 8 × 3 = 24, 1/3। कहने का मतलब है मैं कह सकता हूँ कि सर ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये 1/3 हो गया, मतलब अनइक्वल हो गया, मतलब इक्वल नहीं है। कहने का मतलब है आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है कंडीशन, ये इसको फॉलो कर रहा है बिल्कुल। देखो a1/a2 = b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 फॉलो कर रहा है ना।
तो जैसे ही फॉलो कर गया इक्वेशंस इस कंडीशन को, तो ये दोनों इक्वेशन जो हो जाएंगे ना, ये दोनों इक्वेशन जो हो जाएंगे आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? जब ये दोनों इक्वेशन पैरेलल हो जाएंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, घर पे ट्राई करना है इसको, ठीक है। आप है ना विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस दोनों इक्वेशन जो होगा वो संगत होगा आपस में। क्या होगा सर? असंगत होगा, सॉरी असंगत होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्लियर है? तो इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, एग्जाम्पल्स में आप इसको लिख लीजिए, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? कंडीशन समझ में आ गया? चलिए, तो मुझे समांतर रेखाएं बिल्कुल समझ में आ गया है। तो समांतर रेखा में आपको कुछ नहीं करना है, बस इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे ही इस कंडीशन को फॉलो कर जाए, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन, वो आपस में पैरेलल लाइन होगा। जब पैरेलल लाइन होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और दोनों लाइन आपस में असंगत हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो संगत का कहानी खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग असंगत के बारे में। तो आप यहाँ पे दूसरा नंबर जो पार्ट है वो असंगत के बारे में, सॉरी समांतर, संपाति के बारे में समझ लीजिए। संपाति रेखा क्या होते हैं, ठीक है। तो संपाति रेखा क्या होती है? तो संपाति रेखा को बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। ये इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन, संपाति रेखा है। तो सबसे पहले समझिए कि संपाति रेखाएं क्या होती है। देखो, संपाति रेखाएं का मतलब होता है कि एक रेखा पर से किसी दूसरा रेखा, मतलब रेखा पर रेखा, रेखा पर रेखा अगर डालोगे ना तो आपस में संपाति रेखाएं कहलाती है। मतलब इसका कोई गैप नहीं होता, इसका कोई बीच का डिस्टेंस नहीं होता। मतलब ये एक रेखा मान लीजिए और इस पर से एक रेखा डाल दीजिए, मतलब इसी पर एक रेखा है, मतलब बहुत सारे बिंदु है, इसका बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इन्फिनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दिस रेखा इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन, मतलब संपाति रेखा है। क्लियर है ना? तो ये दोनों रेखा आपस में संपाति रेखा कहलाती है। संपाति रेखा का मतलब होता है कि एक रेखा पर एक रेखा, मतलब ये आपस में इस प्रकार से इसका फिगर होता है। आप एक चीज़ को ध्यान समझिए, संपाति रेखा की बात करते हैं तो ये एक रेखा है, फिर इसी पर एक रेखा हो गया, इसी पर दूसरा रेखा हो गया, तो ये आपस में संपाति रेखाएं कहलाती है। बार बार इसी पर जो रेखा गया उसी को हम लोग संपाति रेखा की कैटेगरी में हम लोग रख देते हैं। तो आप कहोगे सर इस पर तो बहुत सारा लाइन गया, मतलब बहुत सारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स को काट रहा है, तो इसका अनेक हल हो जाएगा। तो इसका भी कंडीशन आप यहाँ पे लिख लीजिए। मान लीजिए कि ये आपके सामने इक्वेशंस है b1y, ये आपके सामने इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशंस आपके सामने है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका जो कंडीशन है, संपाति रेखाएं होने का जो कंडीशन है, आप उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका जो कंडीशन है ना वो a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। मतलब इसमें क्या होता है कि तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। इसका क्या होगा? तीनों बराबर हो जाएंगे। जब इस कंडीशन को कोई भी इक्वेशंस फॉलो कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो हम लोग संपाति रेखा कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में संपाति रेखा है। तो संपाति रेखा से कितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसमें से भी आप 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संपाति रेखा से भी 3 प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स पूछते हैं, एग्जामिनेशन पूछते हैं। तो जो पहला क्वेश्चंस है, जब कोई भी आपके सामने 2 इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि दोनों जो इक्वेशंस है, दोनों लाइन है, कौन सा रेखा को प्रदर्शित करती है, समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, जो कि आपके सामने ये क्वेश्चंस है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपका एक कैटेगरी की हो गई। तो आप कहोगे सर इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन इसको फॉलो कर रहा है ना, तो वो आपस में संपाति रेखाएं हो जाएगी। कैसी रेखा हो जाएगी सर? संपाति रेखा। संपाति रेखाएं को अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट का मतलब होता है लाइन पर लाइन। और दूसरा की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना ये हमेशा आपस में संगत हो जाएगा। संगत की बात करते हैं तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है ना।
ये संगत हल होगा। अगर कोई भी, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं संगत असंगत के बारे में, तो इसको आप ध्यान समझिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, ये हल पूछेगा। हल कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन पूछेगा। तो कहोगे सर इस पर देख लीजिए, एक लाइन उसी लाइन पर है, मतलब बहुत सारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मुझे पता नहीं है कितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो हल होगा मुझे ज्ञात नहीं है, मतलब अनेक हल होगा। क्लियर है? तो इसका जो हल हो जाएगा कैसा होगा? अनेक हल होगा। अनेक हल होगा, या इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल भी इसका मीनिंग होता है। तो इतना तो आप समझ पा रहे हो ना, इसका अनेक हल होता है। तो संपाती रेखा का मतलब होता है कि कोई भी अगर लाइन, दो लाइन इस कंडीशन को फॉलो कर जाए तो वो दोनों लाइन आपस में संपाती रेखाएं होंगे। और संपाती रेखाएं से 3 कैटेगरी के इक्वेशंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो दिस लाइन इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन, मतलब संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं आपस में संगत होते हैं और इसका हल अनेक होता है, इन्फिनाइट होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले इस दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं पर। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। इसको जल्दी नोट कीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ लोगे। ठीक है, बात को गहराई से समझिए, इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में समझेंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि नोट्स ही आपको स्कोर दिलाएगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पहले समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने दोस्तों दो इक्वेशंस है, 2x + 4x + 9, कुछ भी ले लीजिए आप, इसमें कोई मतलब नहीं है। 4x + 8x + 18 = 0, ये आपके सामने। ठीक है, आपसे पूछे कि दो जो इक्वेशंस आपके सामने दिया हुआ है, बताइए कि ये दो इक्वेशंस कौन से रेखा को प्रदर्शित करती है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, या समानांतर है। क्या है? समानांतर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को पहले देखना पड़ेगा, क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहोगे सर यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है? सर 2 है, और a2 की वैल्यू कितना है? 4 है। तो a1 a2 कितना होगा? सर 2/4 का होगा। फिर यहाँ पे देखो b1/b2, b1 कितना है? सर y का कोफिशिएंट है, मतलब 4 है। और b2 कितना है? कहोगे सर b2 तो 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे कहोगे c1 की वैल्यू कितना है? कांस्टेंट टर्म है, 9 है। और इसका c1 की वैल्यू कितना है? 18 है। ठीक है ना। तो इसको आप देखोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 दूना 8, मतलब 1/2, 1/2, 1/2, मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए। जैसे ही तीनों आपस में इक्वल हो गए ना, तो ये इक्वेशन जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन हैं, ये आपस में संपाती हो जाएगा। ठीक है, संपाती रेखा हो जाएगी। ठीक है, जब संपाती रेखाएं हो जाएंगे तो ये इसका संगत हल होगा, संगत होगा। ठीक है, और जब संगत हो जाएगा तो इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। बस 3 चीज़ आप याद कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना। पहले आपको कंडीशन को देखना है और आपको बताना है कि ये जो इक्वेशंस है ना, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जैसे ही फॉलो कर जाएगा तो दोनों इक्वेशन संपाती रेखाएं हो जाएंगे, ये दोनों इक्वेशन संगत हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन अनेक हल होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। एग्जाम्पल्स को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मिलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा में। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में समझते हैं कि आपस में प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। इसमें आज तक किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि कौन सी रेखा, मतलब छात्र क्या करते हैं ना, इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो रटने से भाई कुछ नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए ना कि अनेक हल कैसे हुआ, संगत कैसे हुआ, संपाती रेखा क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी जाके आप समझोगे, कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तो आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, चाहे कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
इसी सब कॉन्सेप्ट से बनेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, जो कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा, कॉन्सेप्ट पर से ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब तीसरा जो रेखा लिखेगा प्रतिच्छेदी रेखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बार एग्जामिनेशन में प्रतिच्छेदी रेखा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो तीसरा पार्ट लिखिएगा ना वहाँ लिखेगा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं को इंग्लिश में इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब हम समझेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में होता क्या है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में क्या होता है। तो इसके नाम से ही मुझे पता चलता है कि प्रतिच्छेदी मतलब जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है वो आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तो जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो यहाँ पे आ गया सर इंटरसेक्ट बिंदु है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरसेक्ट पॉइंट। इसको हिंदी में कहो तो प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हो। तो ये आपका एल लाइन है, ये आपका एम लाइन है, ये आपका एल लाइन है, ये आपका एम लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि एल और एम जो है वो आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या है, बात को गहराई से समझो। इसका कंडीशन क्या है वही एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इसका कंडीशन की बात करते हैं तो मान लीजिए सर कि एक इक्वेशन आपका a1x, दूसरा इक्वेशन b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपके सामने दिया हुआ है। ये दोनों इक्वेशंस प्रतिच्छेदी तब होंगे जब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। इसका कंडीशन क्या है, बस इसी कंडीशन को आपको ध्यान से समझना है। कंडीशन है सर a1 इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू b1 इक्वल टू b2। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं को चेक करने के लिए आपको c1 c2 पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ a1 a2 और b1 b2 से ही आप बता सकते हो कि दोनों रेखाएं आपस में कैसा रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है या आपका कौन सा रेखा है। क्लियर है यहाँ तक। जब इस कंडीशन को फॉलो कर जाए ना तो समझ लीजिएगा ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेदी रेखा है। अब आप कहोगे सर इसमें एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चंस, ये फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस है। इसका रेखा कैसा होगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग। जो दूसरा क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे इसका हल कैसा होगा, तो कहोगे सर ये संगत होगा आपस में, मतलब कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जो तीसरा क्वेश्चंस बनेंगे वो तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे हल, इसका सॉल्यूशन बताइए सर। तो आप तो जानते हो एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सर इसका हल केवल एक होगा। तो यहाँ पे केवल एक हल लिख दीजिएगा, केवल एक हल। सिंगल सॉल्यूशंस। ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं के हल कितने होते हैं, तो सिंगल हल होता है। क्यों सिंगल, क्योंकि एक उसका इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, एक बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो बात को समझना ध्यान से। तो ये रहा प्रतिच्छेदी रेखाएं का कॉन्सेप्ट और इसका कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल का होगा सर 2x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा लिखिएगा सर 3x प्लस यहाँ पे y लिख लीजिए। ठीक है, और प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से अगर इस क्वेश्चंस को देखा जाए ध्यान से तो कहोगे सर 2/3 यहाँ पे बन गया a1/a2, और यहाँ से 4/9 बन गया, फिर यहाँ पे -8 अपॉन -10 हो गया। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर ही आपको सेम नहीं आ रहा है, यहीं पर ही आपको सेम नहीं आ रहा है। 2/3 4/9 के इक्वल नहीं है। अब जैसे ही इक्वल नहीं होगा तो कह देंगे सर ये आपस में कौन सा रेखा होगा। 3 क्वेश्चन इससे बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा सर, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, और ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगा सर, संगत हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, और दोनों रेखाएं आपस में एक हल होगा, केवल क्या होगा सर, एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका तीनों रेखा का कॉन्सेप्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तीनों कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तब भी आपको कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम, अपने डाउट को लिख सकते हैं। उसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा और बता दूंगा, आपकी सॉल्यूशन पल भर में दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल कमेंट करिए। कोई भी मन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। चलिए, तीनों के जो तीनों कॉन्सेप्ट है, पहले आप एक बार देख लीजिए उसके रूल्स कॉन्सेप्ट को। यही 3 कॉन्सेप्ट आप इसको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए फिर से। कहता है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर बताना है, ठीक है। तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म, मतलब ये सब आपका समीकरण युग्म दिया हुआ है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब जोड़ा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि द्वारा निम्नलिखित निरूपित संख्याओं के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है या संपाती है। आपको बताना है कि कौन सा समीकरण के युग्म प्रतिच्छेदी है, इसको समांतर, इसका है समांतर है और संपाती है। क्लियर है। तीनों रेखाओं के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता है। आप तीनों कॉन्सेप्ट से आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा समीकरण कौन सा रेखा को प्रदर्शित करती है। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए वही सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लिखिएगा सर, यहाँ जो इक्वेशंस दिया हुआ है, समीकरण युग्म दिया हुआ है, वो 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा जो समीकरण है वो 7x + 6y और -9 = 0। आप इसे इक्वेशंस फर्स्ट मान लीजिए, आप इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए।
ये पहला स्टेप है, आपको पहला स्टेप ये करना होगा। और ये तीनों रेखाओं के बारे में पता करने के लिए आपको कंडीशन पता होगा। तीनों कंडीशन आपको याद है ना? तीनों कंडीशन, बिल्कुल तीनों कंडीशन एक बार देख लीजिए क्या क्या कंडीशन है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर इस कंडीशन पर कोई भी इक्वेशंस टिक जाए, कोई भी इक्वेशंस फॉलो कर जाए, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्या रेखाएं हैं? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अगर कोई भी इक्वेशंस a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर जाए कोई भी इक्वेशंस, तो ये होती है आपस में समानांतर होती है, ठीक है, समांतर होती है। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। कोई भी अगर इक्वेशंस इस कंडीशन को फॉलो कर जाए b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों अगर इक्वल हो जाए तो ये संपाती होता है। बस इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 प्रतिच्छेदी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, दिस इज कॉल्ड समांतर पैरेलल लाइन होगा। और a1/a2 b1/b2 और c1 और c1/c2 तीनों जब इक्वल हो जाए तो आपस में संपाती रेखाएं हो जाते हैं, ठीक है। और इसका तीन कंडीशन मैंने आपको बताया था कि ये आपस में संगत हो जाएगा। पहली बात, ये संगत होगा, ठीक है, और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, आपको पता ही है पहले से, ठीक है। उसके बाद इसका केवल एक हल हो जाएगा, ठीक है, केवल एक हल होगा। इसका भी 3 कंडीशन आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ आप नोट से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो कहोगे सर यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है? कहोगे सर 5 है। b1 की वैल्यू कितना है सर? कहोगे सर -4 है। और c1 की वैल्यू कितना है सर? 8 है, ठीक है। यहाँ पे a1 की वैल्यू ये हो जाएगा, b1 की वैल्यू -4 हो जाएगा, c1 की वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। और a2 की वैल्यू कहोगे सर a2 की वैल्यू कितना है? तो a2 की वैल्यू जो है यहाँ पे 7 है। और b2 की वैल्यू कितना है सर? 6 है। और c2 की वैल्यू कितना है सर? -9 है। सबसे पहला स्टेप करना है कि उस इक्वेशन को कुछ अपना नाम देना है। उसके बाद a1, a2 b1, b2, c1, c2 की वैल्यू फाइंड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन को कैसे फॉलो करना है? इस दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि a1/a2 है। तो यहाँ पे 5/7 हो गया, फिर यहाँ पे -4/6 हो गया। बस आपको यहीं तक देख कर ही छोड़ना है, क्योंकि आपस में यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है, आपस में यही दोनों इक्वल नहीं है। और जैसे ही ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए समीकरण यहाँ पे इक्वल तो लिख देंगे सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर कि इसीलिए समीकरण 1 और 2, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर ये दोनों रेखाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है सर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो लिखेंगे सर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो कितना आसान है बताइए। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। उसके बाद सभी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, a1, a2, b1, b2, c1, c2 आपको पता कर लेना है। और ये देखने से हमको लगता है कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और जैसे ही इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर क्यों प्रतिच्छेद करती है? क्योंकि इस कंडीशन मैंने आपको बताया था केवल एक हल होता है, ठीक है, इसीलिए ये आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगे। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? प्रतिच्छेदी। पहला का आंसर क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको आप नोट करिए बढ़िया से, ठीक है। हो गया? इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, डाउट है, क्वेरी है, कोई दुख तकलीफ है? नहीं है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जो अगला सवाल है वो ये है, थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पे आपके सामने जो इक्वेशन दिया हुआ है देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपके सामने जो इक्वेशन दिया हुआ है वो 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ये आपके सामने दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। दो इक्वेशंस आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। 9x + 3y = 12 और 18x + 6y = 24। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसे आप इक्वेशन सेकेंड मानिए। पहला काम ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों चीज़ फाइंड करना है, सभी चीज़ फाइंड करना है। a1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, कहोगे सर 9 हो जाएगा। और b1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b1 की वैल्यू आपका 3 हो जाएगी। और c1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे सर c1 की वैल्यू 12 हो जाएगा। यहाँ से a2 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 18, b2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको इस वाले में? अगर दिक्कत है तो आप ये चीज़ याद कर सकते हो कि किसी भी इक्वेशन का फॉर्म होता है a1x + b1 y = c1 = 0 और यहाँ से होता है a2x + b2 y + c2 = 0। इस वाले से आप फाइंड कर सकते हो a1 की वैल्यू जो है वो x का कोफिशिएंट है तो 9 हो गया a1 की वैल्यू, और b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट है तो 3 हो गया, और c1 की वैल्यू आपका 12 हो गया। फिर a2 की वैल्यू आपका 18 हो गया सेकेंड समीकरण में, x का कोफिशिएंट, y की वैल्यू आपका b2 6 हो गया और c2 की वैल्यू आपका 24 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं? उसका जो अगला स्टेप है वो दोनों को डिवाइड करना है, तो 9/18 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 3/6 कर दीजिए, फिर यहाँ पे आपका 12/24 कर दीजिए। अब इस चीज़ को देखोगे ना ध्यान से तो आप मुझे कहोगे सर तीनों आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, मतलब 1/2, फिर यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे ये जो है आपको इस इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर इसीलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों युग्म जो है युग्म संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, संपाती रेखाएं क्यों हैं? क्योंकि जब इस कंडीशन को फॉलो कर गया तो संपाती रेखाएं हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, संपाती रेखाएं। जो इक्वेशन नंबर 2 है ये संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं तीसरा नंबर सवाल में। ठीक है, हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, चाहे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल में आ जाइए। जो तीसरा नंबर सवाल है वो भी आसान है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तीसरा थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। तीसरा नंबर सवाल, हल नंबर 3। आप कहोगे सर यहाँ पे 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है सर, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। उसके बाद आपको करना है क्या है, a1 की वैल्यू फाइंड करिए। तो a1 की वैल्यू 6 हो जाएगा, कॉमा b1 की वैल्यू -3 हो जाएगा, ये वाला -3, और c1 की वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू आपका कितना होगा सर, -1 हो जाएगा। यहाँ पे -y है तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे c2 की वैल्यू कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको क्या करना है कि 6/2 दोनों को डिवाइड करना है, -3/-1 और यहाँ पे 10/9। आप यहाँ से देखोगे कि 3 दूना 6 होता है, यहाँ पे 3 हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 को 1 से गुना करो 3। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, अर्थात ये जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब इसको फॉलो कर रहा है। और जैसे ही इसको फॉलो कर गया तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेगा कि इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 समांतर रेखाएं हो जाएंगे। ठीक है,
समांतर रेखा। बात को गहराई से समझो, ठीक है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद मिलते हैं 4th नंबर क्वेश्चंस में। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए, आसान क्वेश्चन से ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर में जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी डिस्कस करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन लिखिएगा हल। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है सर, 5x - 4y - 9 = 0। और जो दूसरा है सर 6x + 8y + 10 = 0। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट और इसे आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, ठीक है ना। तो आपको वही चीज़ करना है कि a1 की वैल्यू कितना है सर 5, b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू कितना है सर -9। फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे a2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, b2 की वैल्यू कितना होगा 8 और c2 की वैल्यू कितना होगा 10, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से। इसके बाद क्या प्रोसेस है, कहोगे सर इसके बाद प्रोसेस है 5 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, फिर यहाँ पे -4 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहीं से आप देखने से लग रहा है कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता। तो यहीं तक आप छोड़ दोगे, यहीं से आपका इक्वल नहीं है। तो जैसे ही इक्वल नहीं है तो कहोगे सर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाले कंडीशन को, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट वाले कंडीशन को फॉलो कर गया तो ये कौन सी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट में लिखिएगा, इसीलिए समीकरण फर्स्ट और 2 जो होगा वो कौन सी रेखा होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। क्लियर है। 4th नंबर सवाल भी आसान है, इजी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। फिर मिलते हैं 5 नंबर सवाल में, ठीक है। चलिए 5th नंबर सवाल में आ जाइए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 5th नंबर सवाल देख लीजिए थोड़ा सा। 5वां नंबर सवाल हल। तो 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक इक्वेशंस आपके सामने है 10x - 11y और इक्वल टू -22, ये आपके सामने है। फिर यहाँ पे 7x फिर प्लस 9y इक्वल टू -10। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, कहोगे सर 10x लिख दीजिए, फिर -11y, इस -22 को इधर लाओगे ना तो +22 हो जाएगा, इन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7x 9y, फिर इसको इधर लाओगे तो +10 होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगा 10, ये वाला a1 की वैल्यू, कॉमा b1 की वैल्यू आ जाएगा 11 -11 हो जाएगा सॉरी, और c1 की वैल्यू हो जाएगा 22 और a2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 7, b2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 9 और c2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कीजिए, कहोगे सर 10/7 हो जाएगा, फिर यहाँ से -11/9, यहीं तक सॉल्व करना है क्योंकि यहीं तक मुझे पता लग गया कि माइनस प्लस आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये भी अपने आप में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि इसीलिए समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा प्रथम सवाल, जो फर्स्ट कैटेगरी के सवाल है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100%। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से लिख लीजिए। उसके बाद मिलते हैं इसके अगले सवाल में, ठीक है। पहले इसको आप नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, बहुत ही आसान सवाल है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन 2 लिखिएगा। क्वेश्चन 2 बोला जा रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, संगत है या असंगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7। जो नेक्स्ट है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तीसरा 3/2x 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। ठीक है, जो फोर्थ नंबर में है वो 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। फोर्थ नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है, इसको आप देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहता है कि संगत और असंगत बताना है। ये आपका सेकेंड कैटेगरी के सवाल है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, संगत और असंगत के सवाल है। तो संगत और असंगत का कहानी मैंने आपको बताया था कि संगत 2 रेखा में होता है, संपाती रेखा है और प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा में कोई संगत नहीं होता है, असंगत होता है। तो आपको कंडीशन पता होगा कि अगर A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे ना, तो इस कंडीशन में 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था। पहला कि लाइन आपस में समांतर होगा। ठीक है, रेखा आपस में समांतर रेखाएं हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो संगत असंगत की बात है तो ये असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो आपका सेकेंड आपका कंडीशन था A1/A2 B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन मैंने आपको बताया था। ठीक ना, ये कंडीशन मैंने आपको बताया था कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, तो इसका भी 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था। पहला संपाती रेखा, जब इस कंडीशन को फॉलो कर जाए ना तो ये संपाती हो जाएंगे, और संगत असंगत में ये संगत हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, और इसका अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको बताया था। और जो तीसरा कंडीशन है वो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन मैंने आपको बताया है। और इसमें भी 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। पहला कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है कि ये आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं और ये संगत भी होता है और इसका एक हल होते हैं। इसका क्या होता है सर, एक हल होता है। ये 3 कंडीशन आप याद करके जाइएगा एग्जाम्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। ठीक है, इस तीनों कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से नोट करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, A to Z क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, कहता है कि सभी क्वेश्चंस को आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन संगत है और कौन सा इक्वेशन असंगत है। तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट नंबर सवाल है आपका 3x + 2y = 5 और यहाँ से आपका 2x - 3y = 7। तो सेम कहानी आपको करना है कि 3x + 2y, 5 को इधर लाएंगे ना तो -5 = 0 हो जाएगा।
फिर 2x माइनस 3y, 7 को इधर लाएंगे तो माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब यहाँ से निकालेंगे सर a1 की वैल्यू 3 हो जाएगा और b1 की वैल्यू 2 हो जाएगा, ये वाला 2, और c1 की जो वैल्यू हो जाएगा वो -5। फिर यहाँ से a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू आपका -3 और c2 की जो वैल्यू होगा आपका कितना होगा सर -7। तो यहाँ से सबका डिवाइड करना है 3/2 और यहाँ से 2/-3। बस आपको यहीं तक रहना है और देखना है कि जब दोनों इक्वल ही नहीं हुआ तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1/a2 b1/b2, मतलब तीसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये संगत होगा। दिए गए समीकरण क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। इसीलिए जो समीकरण के युग्म हैं, समीकरण फर्स्ट, और इसे आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड संगत हो जाएंगे, संगत है, आंसर हो गया। ठीक है ना, कितना आसान है बताओ, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, आपको इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर दोगे इस क्वेश्चंस को। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, अगला सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, ये सवाल हो चुका है। ये जो आपका सेकेंड सवाल है ये होमवर्क के लिए है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, होमवर्क के लिए खुद से ट्राई कीजिए, आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा सवाल देख लीजिए, तीसरा सवाल आपके सामने है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 3/2x प्लस 5/3y, 7 आएगा इधर तो -7 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 9x फिर -10y, ये आएगा इधर तो -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगा 3/2 और b1 की वैल्यू आ जाएगा 5/3 और c1 की वैल्यू आएगा -7। फिर यहाँ से a2 की वैल्यू आएगा 9 और b2 की जो वैल्यू आ जाएगा वो -10 आ जाएगा और c2 की वैल्यू आ जाएगा आपका -14। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 3/2/9 हो जाएगा और यहाँ से 5/3/-10 होगा। जैसे ही यहाँ माइनस और प्लस हो गया तो किसी भी कीमत में आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अर्थात तीसरा मतलब संगत होगा, मतलब दिए गए इक्वेशन जो है वह संगत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा लास्ट में कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड संगत है। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, संगत हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हो इस क्वेश्चंस को। 4th नंबर क्वेश्चंस भी आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि संगत और असंगत के बारे में। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करें। बहुत सारे बुक्स आपके पास होंगे, उन सभी बुक से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ये 3 कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा, ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।